आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन 2D का 9th क्लास, जिसमें मैं टॉपिक पहला आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ट्रपीजियम। पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ट्रपीजियम। ट्रपीजियम, इस ट्रपीजियम को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इस ट्रपीजियम को हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। देखो, बेसिकली इसमें दो तरीके के शेप आपको देखने को मिलते हैं। एक ये शेप आपको देखने को मिलता है, एक आपका ये वाला शेप हो गया, ये आपका एक बेसिक ट्रपीजियम हुआ। एंड एक शेप आपका ये वाला है, एक शेप आपका ये वाला है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रपीजियम। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रपीजियम है। मैंने यहां से इसको ऐसे मिला दिया, ये हो गई हाइट किसकी? ट्रपीजियम की। एंड दिस इज आल्सो हाइट ऑफ द ट्रपीजियम, दिस इज आल्सो हाइट ऑफ द ट्रपीजियम। ये आपका एक जनरल ट्रपीजियम है, और ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रपीजियम है, जिसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रपीजियम के नाम से जानते हैं। आइसोसेलेस ट्रपीजियम। इसको बच्चों हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? आइसोसेलेस ट्रपीजियम, या समद्विबाहु समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। आइसोसेलेस ट्रपीजियम, या इसको हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। हमने ऐसे कर दिया कि सर लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी डी। ये हो गया आपका ए, यहाँ पर हो गया आपका बी, ए बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, ए बी सी डी। यहाँ पर भी आपका ये जो ट्रपीजियम है, इसका नाम मैंने लिख दिया पी, यहाँ क्यू लिखा, ये आर हो गया, एंड ये आपका एस हो गया। हमने अज्यूम कर लिया ये वाली साइड है आपकी ए यूनिट, ये वाली कंप्लीट साइड है आपकी बी यूनिट, ए यूनिट यहाँ पर हो गया बी यूनिट, ये वाली साइड हो गई आपकी सी यूनिट, ये वाली साइड हो गई आपकी डी यूनिट। ये जो हाइट है आपकी, वो हाइट आपकी कितनी है सर? दिस इज एच, ये एच यूनिट है। जब मैं आपसे बोलूंगा, अच्छा बताओ, दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। पहला, पेरीमीटर, परिमाप। पहली बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पेरीमीटर, परिमाप। तो पेरीमीटर का मतलब जितनी बाउंड्री यूज हो रही है, पूरी बाउंड्री का एडिशन कर दीजिए, पेरीमीटर मिलेगा। ये होगा आपका ए प्लस बी और प्लस सी और प्लस डी, ये हो गया आपका क्या? पेरीमीटर। अच्छा, दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो आप बोलेंगे कि सर एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब हो गया जितनी बाउंड्री है उन सबको जोड़ दीजिएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। और जब आप एरिया की बात करिएगा तो 1/2, ए प्लस बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का जोड़, और गुणे उनके बीच की क्या? दूरी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आइसोसेलेस ट्रपीजियम है, इसकी अपनी खास बात ये होती है, अगर ये ए है और ये वाला आपका पूरा क्या है? बी, तो सर अगर ये वाली साइड आपकी एक्स है, तो ये वाली भी साइड आपकी क्या होती है? एक्स। मतलब जितना ये वाली साइड होती है, उतनी ही आपकी ये वाली साइड होती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने ले लिया क्यू एम, एंड यहां से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने लिखा सर एस एन। इसको मैंने क्या लिख दिया सर? दिस पॉइंट इज एन, एस एन। ठीक है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड ये भी आपका कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो बच्चों, अगर ये आइसोसेलेस ट्रपीजियम है ना, तो आइसोसेलेस ट्रपीजियम की अपनी खूबसूरती ये होती है कि जितना ये वाला पोर्शन होगा, उतना ही आपका ये वाला पोर्शन होगा। मतलब क्यूएम और एनआर, क्यूएम और एनआर की जो वैल्यू होगी आपस में, वो क्या होगी? बराबर होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाला ए है, तो ये पूरी साइड मैंने यहाँ से यहाँ तक बी लिखी हुई है सर। दिस कंप्लीट साइड इज इक्वल टू हाउ मच? तो आप बोलेंगे ये पूरे भुजा की लंबाई आपकी कितनी है? बी। तो अगर ये वाला ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए।
ये वाला पार्ट भी आपका कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ए बन जाएगा। ठीक है। एरिया इसका भी वही होता है। जब आप पेरीमीटर की बात करेंगे, दो बातें। फर्स्ट पेरीमीटर, फर्स्ट थिंग इज पेरीमीटर, परिमाप। तो पेरीमीटर बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 2x, a प्लस बी प्लस 2x, ये बन जाएगा आपका पेरीमीटर। और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, एरिया। जब एरिया की बात करेंगे तो 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना हो गया a प्लस बी, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम को हमने क्या लिख दिया, तो आप बोलेंगे h। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे उनके बीच की दूरी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, या ये आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये दो बेसिक बातें मुझे आपको बतानी थी इस पर, वो मैंने आपको बताया। अब चलिए थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स इस पे हम लोग धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो पहला एग्जाम्पल देखिएगा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए आप लोग। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। आपको दिया गया है कि जो पैरेलल साइड का रेशियो है, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड इज 2:3, समांतर भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 2:3। समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। एंड उनके बीच की जो दूरी है, हाइट, वो है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। आपको बताना है इवैल्यूएट या कैलकुलेट लेंथ ऑफ द साइड्स। कैलकुलेट लेंथ ऑफ साइड्स, आपसे कहता है जो भुजाओं की लंबाई है वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए, या फाइंड आउट लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम। आपको इस बात का क्या करना बच्चों, कैलकुलेशन करना है। देखिए हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है आपका ए, यहाँ लिख दिया मैंने बी, यहाँ लिखा सी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। इसकी पैरेलल साइड का रेशियो क्या है, 2:3। मतलब ये वाली साइड है अगर आपकी 2x, तो बच्चों ये वाली साइड आपकी कितनी है, 3x। और हमें हाइट भी दे रखा है, हाइट, ये जो हाइट है दिस इज 10 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया आपको 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ ऑफ द साइड्स बताना है। अब जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी ना, तब तक हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके इनकी लेंथ को तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो जब मैं एरिया पूछूंगा क्या होगा, तो आप बोलेंगे एरिया का मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 3x, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, 10, इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे ये बराबर हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपको ऐसे मिलेगा, दिस मस्ट इम्प्लाई 1/2 इंटू 5x, 1/2 इंटू 5x इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से कट कर दीजिए, एक बार जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 बार जाएगा।
यहां से जब मैं आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 2, कितना हो गया 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 10 आ जाएगी। तो जब आप साइड्स की लंबाई बताएंगे, दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि साइड्स की लंबाई पहली क्या है 2x, तो ये हो गया बच्चों आपका 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। दूसरी वाली साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 3x। 3x का मतलब भी होता है आपका 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है, और हमें ये बताना है कि जो साइड्स की लंबाइयां आने वाली हैं या जो भुजाओं की लंबाइयां होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एक बेसिक सा सवाल था, आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आओ बच्चों अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, अगले वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। आप अगले एग्जाम्पल पे आइए। अगले एग्जाम्पल में मैं हमसे ये कहा गया है कि सर एक ट्रायंगल है। अगले वाले एग्जाम्पल में हमसे ये कहा जा रहा है कि सर एक ट्रायंगल है, मैंने ऐसे बना दिया कि सर दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल एक साइड खींची गई है। ये जो डीई है, ये जो डीई है, डीई इज पैरेलल टू द बेस। ये जो डीई है ये बेस के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल एक साइड खींची गई है, और ये ट्रायंगल को 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ऊपर वाले का एरिया है अगर 1 यूनिट स्क्वायर, तो नीचे वाले का एरिया है 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिया गया है कि ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया है वो 1 यूनिट स्क्वायर है, और ट्रपीजियम डी बी सी ई का एरिया कितना है, 3 यूनिट स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे बोल देता हूं कि सर यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ट्रपीजियम डी ई बी सी, डी ई बी सी, ये दे रखा है 1:3। ये 1:3 दे रखा है, तो आपसे कहता है कि फाइंड आउट डीई रेशियो बीसी। फाइंड आउट डीई रेशियो बीसी। आपसे पूछता है कि जो डीई और बीसी का रेशियो होगा वो क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करिए। सर डीई और बीसी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, आप इसको क्या करिए, कैलकुलेट करिए। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात देखो, यहां पर बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है ना, तो ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो। देखिए, कभी भी अगर दो पैरेलल साइड्स को एक कोई ट्रांसवर्सल साइड या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या है, तो आप बोलेंगे कॉमन है। मतलब ट्राइंगल ए डी ई के 3 एंगल और ट्राइंगल ए बी सी के 3 एंगल ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी ई हियर, ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle ABC, is similar to triangle ABC। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, तो ये इंप्लाई करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे ADE का एरिया है कितना 1 और ABC का मतलब हो गया 1+3, मतलब जो एरिया का रेशियो आ गया वो कितना आया? तो आप बोलेंगे कि सर एरिया का रेशियो है 1:4। तो हमें एक बात समझ में आया कि सर जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, एरिया का रेशियो है 1:4। हमको किसका रेशियो बताना है? सर हमको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना है। तो जब मैं बोलूंगा साइड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे √1 रेशियो √4। √1 कितना हो गया 1 और √4 कितना हो गया 2। तो ये वाला जो अनुपात बन गया या जो रेशियो बन गया किसका, DE और BC का, ये बन जाएगा बच्चों 1:2 या 1:2। हल्का सा इसमें मैंने ज्योमेट्री का यूज किया है। यहाँ पर बहुत हल्का सा मैंने क्या यूज किया है साहब, ज्योमेट्री का यूज किया। ज्योमेट्री का यूज किया। क्या ज्योमेट्री होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर में होता है। उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग में होता है। एक बड़ी ही खूबसूरत सी बात है, हम ज्योमेट्री में आपको ये बात सिखाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन शायद आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रेपीजियम पे एक दो और प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं आपको। आइए ट्रेपीजियम पे हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। एक और एग्जांपल आइए सॉल्व करा दें आपको, वन मोर एग्जांपल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एक एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु समलंब ABCD। ABCD आपका क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है या एक समद्विबाहु समलंब है। ठीक है, आपसे कहता है इसके जो पैरेलल साइड्स है ना, उनकी लेंथ है 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ये है आपका 51 सेंटीमीटर और ये है आपका 21 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक है आपका 51 सेंटीमीटर और ये यहां से यहां तक है आपका कितना? तो आप बोलेंगे 21 सेंटीमीटर। ये 51 है और ये आपका क्या है? 21। ये ऐसे दिया गया। और जो बाकी दोनों साइड्स हैं ना, वो आपको 39 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब ये वाला आपका कितना है? 39 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच? तो आप बोलेंगे 39 सेंटीमीटर। ये भी 39 सेंटीमीटर है और ये भी 39 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहता है ये जो ट्रेपीजियम है ना, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, मतलब फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सर हमें समलंब का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का केस आ गया। दिस इज द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। अब देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कुछ, इसको बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन में इतना ही डेटाबेस है। आगे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहां से इस पर एक ऑल्टीट्यूड खींच रहा हूं एंड यहां से इस पर एक क्या खींच रहा हूं? ऑल्टीट्यूड खींच रहा हूं। और हमें इतना पता है कि जितनी लंबाई आपकी ये वाली होगी उतनी ही लंबाई आपकी ये वाली होगी। मतलब इन दोनों की जो लेंथ होगी आपस में वो क्या रहेगी? तो आप बोलेंगे इक्वल रहेगी। ये यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है, इसलिए ये भी यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा?
ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो अगर आप 51 में से 21 को घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 30। इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में अगर टूटेगा तो ये आपका कितना होगा 15, और ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15। अरे बोलो भाई बात क्लियर है क्या, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो ये 39 है, ये 15 है, ये निकल जाता अगर किसी तरीके से ना, तो मेरी पूरी की पूरी बात बन जाती। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझना होगा। अगर हम लोग इसको करेंगे ना तो हमको थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझना होगा। 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। किसका? 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आप देखो ना 5 के जगह पे क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे 15, हाँ या ना। 13 के जगह पे क्या आ रहा है 39। ये देखो 5 के जगह पे 15 आ रहा है, 13 के जगह पे 39 आ रहा है। जाहिर सी बात है अगर मैं हाइट की बात करूंगा ना तो आप बोलेंगे कि सर 12 के जगह पर क्या आने वाला है, तो आप बोलेंगे 36 आएगा, 36। 12 के जगह पर आपका क्या आने वाला है, तो 12 के जगह पर आएगा 36 या 36। अब जब मैं बात करूंगा किसका, हाइट आपकी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 36, 36 हो गई। अब जब एरिया की बात की जाएगी तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 21 प्लस 51, 21 प्लस 51 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम आपका कितना है, तो आप बोलेंगे 36। यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2, 51 और 21 को जोड़िए, 50, 20, 70 और 2 कितना हो गया 72, और इनटू कितना 36। ये एक बार गया, ये 6 बार गया। अब देखो 36 और 36 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का स्क्वायर होता है 1296। दिस मस्ट इम्प्लाई, आप ऐसे बोलेंगे कि एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया आ गया आपका 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1296 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1296 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी इतनी बात शायद बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, उन पे थोड़ा सा आप लोग मन लगाइए। आइए भाई, आइए अगले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रेक्टेंगल से, पढ़ा दिया है ना आपको, तो ले सकता हूं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं रेक्टेंगल से। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। वी हैव अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हम एक छोटा सा बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि सर मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया और मैंने इसका भी मिड पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट लिया, तो आप बोलेंगे सर मिड पॉइंट। हमने इसका भी मिड पॉइंट ले लिया और इसका भी मिड पॉइंट ले लिया। हमने अज्यूम कर लिया इसका मिड पॉइंट क्या है डी, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है ई। इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट क्या है ई है। हम इनके मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। हम इनके मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, और इसको थर्ड वाले वर्टेक्स के साथ मिला देते हैं। इसको ये तीसरे वाले वर्टेक्स के साथ मिला देते हैं।
तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ट्राइंगल बनेगा DEC और रेक्टेंगल होगा आपका ABCD। ठीक है ना? हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल का एरिया है और जो रेक्टेंगल का एरिया है, उन दोनों के एरिया का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या बनेगा। मतलब ऐसे मैं बोलूं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, आपसे कहता है कि ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC रेशियो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यही रेशियो आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात आने वाला है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस बात का क्या करो बच्चों, आप कैलकुलेशन करो। मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को यहां पर ऐसे लिख के अपने आप को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद में फिर ट्राई कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करें। देखो मैं आपको कुछ सिचुएशन समझा रहा हूं, ये सिचुएशंस देखिए, 3-4 कंडीशन बता रहा हूं। अच्छा देखिए, सपोज करिए मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दिया। हमने इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया तो ये जो पूरा एरिया है ये दो इक्वल पार्ट में टूट जाता है। मतलब जो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1:1। सर अगर मैंने ऐसे मिलाया, अगर मैंने ऐसे मिलाया तो भी एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:1, 1:1। और अगर मैंने ऐसे मिला दिया तो भी ये एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1। यहां पर भी रेशियो है 1:1, मिड पॉइंट होना चाहिए। यहां पर भी रेशियो क्या है, 1:1, मिड पॉइंट होना चाहिए। और अगर आपने डायगोनल को मिला दिया तो डायगोनल भी इस रेक्टेंगल को दो इक्वल एरिया में क्या करता है बच्चों, डिवाइड कर देता है या बांट देता है। यहां तक शायद किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगा और मेरी बात शायद बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अच्छा चलिए भाई, अब जब इतनी बात क्लियर हो गया है तो चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। मैंने एक काम किया, ये जो रेक्टेंगल ABCD है इसके एरिया को मैंने 16 अज्यूम कर लिया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो सर? ऐसा इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। मतलब अगर मुझे एरिया को हाफ करना होगा ना, तो एरिया को हाफ करने में हमारा बैलेंस बहुत बेहतर बना रहेगा। तो मैं एक काम करने वाला हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले एक छोटा सा अप्रोच लगाने वाला हूं। और अप्रोच ये लगाने वाला हूं, इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिला दे रहा हूं, अलग कलर से कर रहा हूं इसको। इसके मिड पॉइंट को यहां से ऐसे मैं मिला दे रहा हूं। ये भी इसका क्या है सर, मिड पॉइंट है। ये भी इसका मिड पॉइंट है, इसको मैंने DM लिख दिया। ठीक है। अच्छा देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कितना होगा, 8, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये कितना होगा, 8। तो जब आप डायगोनल खींच दोगे तो डायगोनल खींचने के बाद में दो इक्वल पार्ट में ये एरिया डिवाइड होगा। और अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4। सर ये 4 हो जाएगा। एग्री करते हो? आप बोलेंगे जी सर। अब एक काम करिए, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए। आप बोलेंगे ठीक है सर, मिला दिया हमने। अच्छा मिलाने के बाद में ये इधर का एरिया कितना होगा, ये इधर का एरिया कितना होगा बच्चों। तो आप बोलेंगे कि सर इधर का जो कंप्लीट एरिया है वो होगा 8, और इधर का जो कंप्लीट एरिया है वो कितना बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 8 बन जाएगा। अच्छा ये 8 बन गया, आप बोलेंगे जी सर। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि सर ये वाला पार्ट अगर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है तो ये वाली जो लाइन है ये भी इसको क्या करेगी, दो इक्वल एरिया में ऐसे ऐसे क्या करेगी, बांट देगी। मतलब
आप ऐसे बोलेंगे कि सर दो इक्वल एरिया में बांटने का बड़ा सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि एक तो हमारे पास ये वाला दो इक्वल पार्ट में बांटा तो हमने ये वाला डायगोनल ले लिया। अब जब ये दो इक्वल पार्ट में बट रहा है तो मैं ये वाला डायगोनल ले रहा हूं। जब मैं ये वाला डायगोनल लूंगा और आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ यार इस वाले पोर्शन का एरिया क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे टोटल एरिया कितना है 8। दो इक्वल पार्ट में टूटेगा अगर ये, तो दो इक्वल पार्ट में टूटने के बाद में ये बन जाएगा 4। 8 का आधा कितना होता है 4, ये बन जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। अब और एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लूं तो EODA का एरिया कितना होगा, पूरे एरिया का 1/4 मतलब 4 होगा। आप बोलेंगे जी, और अगर इसका डायगोनल मैंने खींच दिया तो फिर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का सीधा सीधा मतलब हो गया, अगर ये 4 है तो जब 4 का आप हाफ करोगे तो 4 का हाफ आपको कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये 2 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों अगर पूरे एरिया में से जो साइडेड रीजन देख रहे हो, इस साइडेड रीजन का एरिया मैं हटा दूं तो क्या मुझे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा? आप बोलेंगे जी सर। तो पूरा एरिया मेरे पास कितना है 16, और इस 16 में से मैं साइडेड रीजन का एरिया हटा दे रहा हूं। 4 + 4 + 2, 4 + 4 + कितना 2, 4 4 8 2 10, 16 में से 10 को माइनस करोगे कितना आएगा 6, 6 रेशियो 16। 2 से कट कर दो 3 बार जाएगा, और 2 से कट कर दो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 3:8, या आप ऐसे कह दो बच्चों ये 3:8 के बराबर होगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच 3:8, या जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 3:8 हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो? आप बोलेंगे जी सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि ये किस तरीके से टूट रहा है, और हमें यहाँ पर जो निकालना था वो मैंने बहुत कायदे से सेलिब्रेट करके एक एक बात डिस्कस किया है कि जब भी हम डायगोनल खींचते हैं तो पूरा एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो 4 इधर जाएगा 4 इधर आएगा, मेरे को ये वाला चाहिए था तो हमने इस वाले सेक्शन के ऊपर क्या किया, काम कर दिया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग आज के लिए सॉल्व करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल फॉर टुडे। एक और एग्जाम्पल आइए सॉल्व किया जाए। ट्रायंगल पे रिलेटेड, इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं मैं। देखो एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, और तीसरा आपका ये वाला ट्रायंगल है। ये तीन सर्कल्स हैं, और इन तीनों के जो रेडियस हैं आपस में वो इक्वल हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं इन तीनों को एक्सटर्नली टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया, ये वाला। ठीक है, हमने बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर माना और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर माना। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल रेशियो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेशियो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल रेशियो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल क्या होगा, इसी बात का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फिगर स्केच कर दिया है, और अब मैं आगे का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन के अंदर तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये फिगर के बाद में हम आगे की शुरुआत यहीं से करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया सर इनके सेंटर्स, एक का सेंटर यहाँ पर है, हमने ले लिया सर दूसरे का सेंटर यहाँ पर है, और हमने ऐसे ले लिया सर तीसरे का सेंटर यहाँ पर है, और इनको मैंने आपस में क्या किया, मिला दिया। हमने अज्यूम कर लिया सर इसका सेंटर है ए,
इसका सेंटर है बी और इसका सेंटर है सी। अब मैंने रेडियस को जब लिखा, इसका रेडियस मैंने 1 मान लिया तो ये 1 होगा, इसका रेडियस 1 ले लिया 1 होगा, इसका रेडियस 1 लिया 1 होगा। मतलब जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। छोटे वाले का मिल जाए तो भी रेशियो निकाल लो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं यहां से यहां तक कितना है, तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक है आपका 1 यूनिट। अच्छा ये वाला क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है इसको मैंने स्मॉल आर अज्यूम कर लिया है। तो जब मैं पूछूंगा ये 1 प्लस आर क्या होगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, जब मैं आपसे पूछूंगा ये 1 प्लस आर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं एक सर्कल ऐसे खींच दूं, अगर मैं एक सर्कल ऐसे खींच दूं तो ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा, एक सरकम सर्कल होगा या परिवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो 1 प्लस आर आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज सरकम रेडियस, दिस इज सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये त्रिभुज एबीसी का क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक सरकम रेडियस होगा या परिवृत्त की त्रिज्या आएगी। यहां से आप ऐसे देख लो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज इक्वल टू सरकम रेडियस क्या होता है, साइड डिवाइडेड बाई √3। बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2/√3। या यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अरे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और ये जो सरकम सर्कल है इसका सेंटर है, दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल विल कोइंसाइड टू ईच अदर, एक ही जगह पर होंगे। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आपको मिलेगी दिस इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई हाउ मच, तो आप बोलेंगे √3। यहां से आपको ऐसे मिलेगा कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू है 1 यूनिट और स्मॉल आर की वैल्यू है 2 माइनस √3/√3 यूनिट। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 रेशियो 2 माइनस √3, √3 रेशियो 2 माइनस √3। दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल। ये बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रॉब्लम था जो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के सरकम रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़िया सवाल है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने इतने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जिन पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपसे बात करने का कोशिश किया है। जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोम्बस और कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस।